सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएम ऑटो कॉर्नर। और आज मैं अपनी क्लासिक 350 रिबॉर्न E20 OBD2 का एक राइड रिव्यू आपको देने वाला हूं, दूसरा वाला। जैसा कि ये 1542 किलोमीटर फाइनली मैंने इसको चला दिया है और इसकी पहली सर्विस भी हो चुकी है। इस बाइक को 2023 में आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको चलाने के बाद मुझे इस बाइक में क्या क्या कमियां नज़र आई हैं, साथ में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आज की डेट में इस क्लासिक 350 हेल्सियन ब्लैक डुअल चैनल ABS की जो ऑन रोड कीमत है वो आ जाती है 2,35,000 रुपये के आसपास विदाउट एक्सेसरीज के। इस बाइक की पहली कमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो ओडोमीटर आप देख रहे हैं, इसकी जो फ्यूल गेज की जो रीडिंग है वो कभी भी सही नहीं बताता है। कभी 1 पॉइंट हो जाता है, कभी 2 पॉइंट हो जाते हैं। मतलब एकदम एक्यूरेट यहाँ पर आपको इसकी फ्यूल की रीडिंग देखने को नहीं मिलती है। की बात करूँ तो भाई हैंडलिंग के मामले में बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है। और दूसरा, अगर आप इसको 40 से ऊपर में हाथ छोड़कर चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट चलती है, आपको बहुत ज़्यादा लैग वगैरह फील नहीं होता है। और इसकी दूसरी कमी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसको प्रॉपर सिटी में राइड करते हैं तो भाई इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो हीटिंग की जो दिक्कत है वो इस बाइक में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, खास करके अगर आप इसको हाईवे की बजाय अगर आप इसको प्रॉपर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो। अब तीसरे नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो फ्यूल टैंक का जो कैप आप देख रहे हैं और ये जो साइड वाली जो किनारियां हैं, यहाँ पर जो है वो पानी की दिक्कत आ जाती है। मतलब यहाँ पर अंदर की साइड में पानी भर जाता है और इसकी वजह से चांस रहते हैं कि जब आप ढक्कन को खोलोगे तो पानी इसके टैंक में चला जाए। कि एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ चौथे वाले की, तो भाई वो ये है कि इसके जो साइड मिरर हैं, ये जो साइड मिरर आप देख रहे हैं, इनमें जो है नीचे वाली साइड में पानी भर जाता है यहाँ पर, और जो है वो बूंदें जो है वो टपकती रहती हैं मेरे घुटनों के ऊपर। तो ये इसका चौथा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो कम से कम कंपनी को इस वाले ये जो मिरर आप देख रहे हैं क्रोम वाले, इनके अंदर में यहाँ पर रबर का यूज करना चाहिए। अब इसके 5 में सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेफ्टी के लिहाज से इसमें पीछे में ABS आपको मिल जाता है, 270 मिलीमीटर की डिस्क आपको मिलती है। लेकिन भाई इसका जो नेगेटिव ये है ना कि इसका जो पीछे वाला जो ABS है, पीछे वाली जो डिस्क ब्रेक है ABS के साथ, वो बिल्कुल भी आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है सेफ्टी के मामले में, जैसा कि आपको आगे वाली ब्रेक के ABS से आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इसका जो पीछे वाला ABS है वो 1 नंबर का ख़राब है। मतलब कि मैं उसको 0 स्टार देना चाहूँगा 5 में से, क्योंकि पीछे वाला जो ABS सिस्टम है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है प्रॉपर तरीके से। और इसके वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई इस बाइक में आपको जो वाइब्रेशन है वो आपको फील नहीं होता है बुलेट 350 और स्टैंडर्ड 350 के मुकाबले, क्योंकि इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। लेकिन उतना ज़्यादा रिफाइन नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इसमें वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी। देखो भाई, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो इसमें वाइब्रेशन तो थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बुलेट है। और भाई बुलेट में वाइब्रेशन ना हो तो ऐसा फिर आपको बुलेट चलाने का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि जब हैंडल बार के ऊपर में हल्की हल्की सी वाइब्रेशन आने लगती है तो काफ़ी अच्छा लगता है बाइक को चलाते समय। और भाई अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो फिर मेरे हिसाब से आपको कोई स्पोर्ट्स बाइक लेनी चाहिए लाइक R15। कि एक और 5 में नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो वो है इसके गियर बॉक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो, जैसे कि अगर आप इसको पहले गियर में चला रहे हैं और जैसे ही आप दूसरे गियर में शिफ्ट करते हैं तो कभी कभी ये जो बाइक है ना वो अचानक से न्यूट्रल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से एड़ी को दबाना पड़ता है दूसरा गियर डालने के लिए। तो ये इसका जो गियर रेशियो वो थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। और इसके एक और 6वें नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि भाई इसका जो गियर रेशियो है ना क्लासिक 350 का, वो काफ़ी गंदा मुझे लगता है। क्योंकि इस बाइक को 40 से ऊपर में अगर आप चलाते हैं, मतलब कि 45 से ऊपर में अगर आप चलाते हैं, तभी ये बाइक जो है वो 5वें गियर को सपोर्ट करती है। अगर आप इसमें 40 की स्पीड में या 35 की स्पीड में 5वां गियर डालते हैं तो ये जो इंजन है वो, मतलब इसका जो गियर बॉक्स है वो धक 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 करने लगता है, मतलब कि रुकावट फील होती है। बाकी इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो लगभग 41 mm
43 mm के यहाँ पर टेलीस्कोपिक फॉर्क आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो आगे वाला सस्पेंशन है वो उतना ज़्यादा दबता नहीं है प्रॉपर तरीके से। अब देखा जाए तो आगे वाला जो सस्पेंशन है और इसका जो पीछे वाला जो सस्पेंशन है, हालांकि कंफर्टेबल तो है, जो बुलेट 350 आती है उससे तो अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। जब आप एक मतलब हैवी गड्ढे के ऊपर से या फिर आप बम्प्स के ऊपर से जैसे ही बाइक को निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमर में झटके लगने के थोड़े से चांस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी टायर की अगर मैं बात करूं तो 120/80/18 का पीछे में आपको ट्यूब वाला टायर मिल जाता है। स्पोक व्हील इस बाइक में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो कंपनी एलो व्हील लगा के दे, तो कंपनी आपको ये भी ऑप्शन दे देती है। तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ता है इस बाइक को लेने के लिए, और कंपनी आपको मतलब कि 9,500 रुपये लगभग आपको देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा गाड़ी की ऑन रोड कीमत के अलावा। तो कंपनी आपको जो है वो 2 एलो व्हील और ट्यूबलेस टायर लगा के देती है, साथ में टंकी के ऊपर में एक लोगो लगा कर देती है, और आप उसके लोगो के ऊपर में अपना नाम भी गुदवा सकते हैं। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो बाइक है ना, अगर आप इसको लोकल में चलाते हैं, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं, तो ये बाइक आपको 26 का या फिर 28 किलोमीटर तक का माइलेज आसानी से दे देती है। और हाँ, जब मैंने पहले इस बाइक को ख़रीदा था तब पहली बार इसका जो माइलेज निकाला था 50 की स्पीड में इकोनॉमी जोन में ऑन हाईवे, तो इस बाइक ने हमको बहुत ही अच्छा मतलब कि 39 किलोमीटर प्रति लीटर का हमको माइलेज निकाल के दिया था, जो कि काबिल तारीफ़ है भाई। अब देखा जाए तो 350 सीसी के इंजन में अगर आपको 40 का भी माइलेज मिल रहा है, वो भी हाईएस्ट, तो भाई देखा जाए तो काफ़ी अच्छा। आजकल के जो स्कूटर आते हैं ना 125 सीसी के, लाइक एक्टिवा, एंटॉर्क, उससे भी अच्छा ये काफ़ी अच्छा माइलेज आपको दे देती है भाई। अब इसके साथ में नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो डिजिटल वाली डिस्प्ले आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर में फॉग जम जाती है, मतलब कि भाप जम जाती है। तो जो मुझे जो है ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी बाइक में सुनने को मिली है। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो देखी थी, और शोरूम वालों ने भी मुझे जो है वो बताया था कि ये इसी बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बाइक में जो है वो इस तरह की मतलब कि डिजिटल ओडोमीटर में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि भाप जम जाती है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो सही करनी चाहिए। भाई आप 2.5 लाख रुपए ले रहे हो बाइक के, और क्या दे रहे हो, मतलब कि इंडिया वाले जो है वो चांद पर चंद्रयान को लॉन्च कर दिया है, और आप जो है वो इसमें छोटी मोटी चीज़ों को ही सही नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी 8वीं सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो है कि इसका जो क्लच वाला जो लीवर का जो वायर है आप देख रहे हैं ना, जैसे आप जानते हैं कि इसको मतलब हैंडल को लॉक करने के लिए आपको 1 साइड लॉक सिस्टम ही आपको देखने को मिलता है। तो मतलब जब आप बाइक को खड़ा करते हैं लेफ़्ट में मोड़कर, तो इसका जो वायर है ये टंकी से टकराता है, और भाई टंकी का जो कलर है ना वो यहाँ से उड़ गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये जो वायर है ना वो एक अलग जगह से फिक्स करना चाहिए कि टंकी के ऊपर में बाइक को पार्क करते समय इसकी टंकी में कोई भी मतलब कलर पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। आप प्रॉपर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो भाई आपके जो हाथ है ना, जो उंगलियां हैं वो दर्द करने लग जाती हैं, क्योंकि इसके क्लच का जो लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट यहाँ पर आपको फील हो जाता है। बाकी स्विचेस की जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। मिरर का मैंने आपको बता ही दिया था। और जो टॉप स्पीड की बात करें तो 120 की टॉप स्पीड आसानी से आपको मिल जाती है। प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बाइक की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब लॉन्ग राइड करते हैं ना हाईवे पर अगर आप चलते हैं तो भाई इसके सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कंपेयर टू स्टैंडर्ड और बुलेट 350 के मुकाबले। दूसरे प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इसकी हेडलाइट का जो थ्रो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसके हैलोजन और इसके पूरे हेडलाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। खास करके रात में भी अगर आप चलाते हैं तो पूरी रोड पर आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। और इसके तीसरे प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है इसके कलर को लेकर। तो भाई कलर की जो क्वालिटी है वो एक नंबर है। कलर में मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है। हालांकि इसका जो कलर है ना वो एक नंबर दर्जे का है, और इसमें आपको माइनर से छोटे छोटे पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। तो कलर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे कलर इसका काफ़ी अच्छा लगा है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बाइक की, इसमें जितना भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है, जहाँ भी लोहा या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको मटेरियल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टैंडर्ड 350 इनकी आती है तो उसका जो लोहा है ना, जो भी प्लास्टिक वगैरह उसमें यूज होता है थोड़ा बहुत, तो उसकी जो क्वालिटी है वो इस वाली क्लासिक 350 रिवॉन के मुकाबले काफ़ी हल्की आपको देखने को मिलती है। बाइक का जो चौथा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई अगर आपको बुलेट चाहिए
चाहिए और आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं चाहिए, हैंडलिंग वगैरह अच्छी हो, माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाए, आपको बार बार मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़े, तो मेरे हिसाब से क्लासिक 350 एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स कम हैं और अच्छाइयाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। लेकिन जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं प्रैक्टिकल तरीके से।